मैं वापस से आप सबों के साथ केंद्रीय बैंक पाठ के भाग 2 के वीडियो के साथ हूँ। पहले भाग के वीडियो में हम जान चुके हैं कि केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। आज के इस भाग में हम जानेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य को और उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय बैंक का पहला महत्वपूर्ण कार्य है नोटों निर्गमन का अधिकार। संसार में प्रत्येक देश में नोट छापने का एकाधिकार केवल केंद्रीय बैंक को ही प्राप्त है। और जो केंद्रीय बैंक नोट छापती है उसे लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। लीगल टेंडर मतलब वैधानिक रूप से स्वीकृत, जिसे हर जगह सगाते हैं। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर भी बोलते हैं, जिसका अर्थ यह हुआ कि आप इसे किसी भी मात्रा में किसी को दे सकते हैं, उसे कोई लेने से इनकार नहीं करेगा। केंद्रीय बैंक से ही एक ही जगह से नोट छपने का कुछ प्रमुख फायदा भी है। तो जैसे कि मुद्रा प्रणाली में एकरूपता आती है, क्योंकि अगर हर बैंक अपना अलग अलग नोट छापेगा तो मुद्रा में एकरूपता नहीं आ पाएगी, सब अपने अपने ढंग से छापेंगे। तो उसी प्रकार अगर केंद्रीय बैंक की नोट छापेगी तो उसमें एकरूपता आएगी और मुद्रा पर नियंत्रण बनाना भी सरल हो सकेगा। अब हम जानते हैं कि भारत में जो नोट छपते हैं उस पे क्या सिस्टम अपनाता है या क्या फंक्शन है जिसके तहत आरबीआई नोट छापती है। तो भारतीय जो भी नोट छापती है उसके लिए वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाती है, जिसे हम न्यूनतम निधि पद्धति बोलते हैं। इस पद्धति के तहत आरबीआई को अपने पास 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखना होते हैं। तो 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए स्वर्ण का मूल्य होना चाहिए और बाकी के पैसे विदेशी मुद्रा या सरकारी प्रतिभूतियों में रख सकती है। इस पद्धति को रिजर्व बैंक ने 1957 के बाद अपनाई थी। दूसरा और प्रमुख कार्य है सरकार का बैंकर। केंद्रीय बैंक सरकार की भी बैंकर होती है और सरकार का बैंकर के रूप में वो विभिन्न कार्य को करती है। इसे सरकार का बैंकर, सरकार का एजेंट और वित्तीय परामर्शदाता के रूप में करती है। वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कैसे कार्य करती है इसे समझते हैं। देश में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है उसमें ये सरकार को परामर्श देती है कि कैसा इकोनॉमिक पॉलिसी को निर्माण करना है, जिससे देश की आर्थिक गति मिल सके। एजेंट के रूप में क्या कार्य करती है कि ये सरकार के बदले में जमा भी स्वीकार करती है और सरकार के स्थान पे भुगतान भी करती है। तो केंद्रीय बैंक सरकार की लेखा भी रखती है, जिसमें संपूर्ण लेन देन का हिसाब होता है। वो सरकार के बिहाफ में भुगतान करती है, जो एजेंट का कार्य करती है। देश विदेश से जो केंद्रीय बैंक को ऋण प्राप्त होता है उसे स्वीकार भी करती है और समय पर सरकार को उधार भी देती है। तीसरा कार्य है बैंकों का बैंक। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जैसे भी हम लोग शुरू के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इसे शिखर बैंक कहा जाता है, क्योंकि जो भी साधारण बैंक है जिसे हम व्यापारिक बैंक बोलते हैं उसका नीति निर्धारण केंद्रीय बैंक करती है और संचालन भी केंद्रीय बैंक करती है। वो किस प्रकार कार्य करेगा ये केंद्रीय बैंक उसको दिशा निर्देश देती है। और साथ ही साथ केंद्रीय बैंक बैंकों के नगद कोष का संरक्षक भी करती है। नगद कोष का क्या मतलब हुआ कि जो भी जमा व्यापारिक बैंक के पास जमा पैसा आता है उसका कुछ भाग उसे केंद्रीय बैंक के पास जमा के रूप में रखना पड़ता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में, अंतिम ऋणदाता से मतलब है कि जब भी व्यापारिक बैंक पर या वाणिज्य बैंक पर वित्तीय संकट आती है तो उस समय में केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में उसका मदद करती है, क्योंकि वित्तीय संकट के टाइम में उसे कहीं से भी ऋण नहीं मिल पाता है। उस वक्त केंद्रीय बैंक उसे ऋण प्रदान करके सहायता करती है।
विदेशी विनिमय के संरक्षक, जो भी हमारे देश में विदेशी मुद्रा है उसको संरक्षण करने का काम केंद्रीय बैंक करती है, वही उसको संरक्षक करती है। इसके अनेक फ़ायदे हैं। इससे विदेशी विनिमय दरों में जो उतार चढ़ाव आती है उस पर स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलती है, साथ ही भुगतान से संबंधित जो भी कठिनाइयाँ हैं उसको दूर करने में मदद मिलती है। बड़े सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी विदेशी मुद्रा देश में है उसको उसका संरक्षण करने का कार्य केंद्रीय बैंक करती है। समाशोधन गृह का कार्य, जिसे फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस बोलते हैं, ये कार्य इंपॉर्टेंट कार्य है। इसमें क्या होता है, जो एक दूसरे बैंक के प्रति लेन देन रहता है व्यापारिक बैंकों का, उसका निपटारा केंद्रीय बैंक करती है। इसमें इसको एग्जाम्पल समझ सकते हैं। फर्ज कीजिए कि मुझे किसी ने पंजाब नेशनल बैंक का चेक दिया और मेरा खाता SBI में है, तो मैं क्या करूँगा, उस चेक को SBI में जमा कर दूँगा और SBI वो पैसा मेरे खाता में जमा करेगी, लेकिन वो पैसा देना किसको था, पंजाब नेशनल बैंक को। इसी तरह देश में कितने सारे ट्रांजैक्शन होते होंगे, तो इस ट्रांजैक्शन पे के आखिरी में जो एक दूसरे बैंकों पे लेन देन बच जाता है, फर्ज किए कि SBI को पंजाब नेशनल बैंक से 1 लाख रुपया लेना है, तो SBI क्या करेगा, केंद्रीय बैंक के पास जाकर के उस पैसा को ले लेगा और केंद्रीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक के खाते से उस पैसे को काट लेगी, क्योंकि वो बैंकों का बैंक है और इसलिए वो सभी बैंकों के खाता को मेंटेन कर रहा है, इसीलिए वहाँ से ये कार्य करने में आसानी होती है। और अब हम आते हैं 7वें कार्य में, साख नियंत्रण का कार्य। बड़े शब्द में इसे हम मौद्रिक नीति भी कह सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी जो बोलते हैं। इस कार्य में केंद्रीय बैंक क्या करता है कि देश में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता कराता है, जिसे हम साख नियंत्रण करते हैं। पर्याप्त मुद्रा से मेरा मतलब है कि ना तो अधिक मात्रा में ना ही कम मात्रा में, जिस मात्रा में मुद्रा की आवश्यकता होती है उसी मात्रा में पूर्ति करती है। साख नियंत्रण का क्या उद्देश्य है, इससे कीमत में स्थिरता स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, आर्थिक नियोजन को सफल बनाना, उत्पाद एवं रोजगार में वृद्धि के उपाय करना। अब ये साख नियंत्रण का कार्य है, इसे केंद्रीय बैंक इसके लिए कुछ मेथड अपनाती है, जिसे हम लोग 2 भाग में पढ़ सकते हैं। पहला होता है मात्रात्मक रीति, क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा होता है गुणात्मक रीति, जिसे हम चयनात्मक रीति भी बोलते हैं या क्वालिटेटिव मेथड या सेलेक्टिव मेथड भी बोलते हैं। मात्रात्मक रीति में क्या करते हैं कि मुद्रा के मात्रा को कंट्रोल करता है, अगर ज़्यादा है तो कम या कम है तो ज़्यादा। उसी तरह गुणात्मक में क्या करता है, उसकी रुख को मोड़ता है। मानिए कि अगर जिस क्षेत्र में केंद्रीय बैंक चाहता है कि इस देश में इस क्षेत्र का विकास कम हुआ है, उस क्षेत्र में विकास बढ़ाना चाहता है, तो वाणिज्य बैंक को निर्देशित करेगा कि उस क्षेत्र में ज़्यादा पैसा दे। जब कृषि में पैसा का जरूरत होता है तो वो केंद्रीय बैंक को निर्देश देता है कि कृषि में ज़्यादा लोन दे। इसके लिए भी विभिन्न नीतियाँ अपनाता है। पहले हम मात्रात्मक को पढ़ेंगे, उसके बाद गुणात्मक में चलेंगे। मात्रात्मक में आता है बैंक दर रीति, खुले बाजार की क्रिया, नगद कोष अनुपात, संविधिक तरलता अनुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। ये सब नए शब्द हैं, इसे पहले हम पिक्चर से समझते हैं, फिर इस पे आएंगे। तो नीति में पहला था बैंक दर नीति। बैंक दर क्या है पहले इसे समझते हैं। जब कभी भी वाणिज्य बैंक, जैसे मैं इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि SBI क्या है, एक वाणिज्य बैंक है, इसे दीर्घ अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, लॉन्ग टर्म लोन की आवश्यकता होती है, तो केंद्रीय बैंक इसे उपलब्ध कराता है दीर्घ अवधि के लिए लोन। तो जब भी दीर्घ अवधि के लिए लोन देगा या किसी को लोन देते हैं, उसके बदले हम क्या चार्ज करते हैं, ब्याज। तो इस पे जो ब्याज क्या होगा, देखिए पैसा कहाँ जा रहा है, RBI से SBI के पास, बदले में SBI उसे क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक दर बोलते हैं। दूसरा होता है आपका रेपो दर। रेपो दर का मतलब क्या होता है कि जब वाणिज्य बैंक को या व्यापारिक बैंक को अल्प अवधि के लिए लोन चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है कि RBI किसे लोन दे रहा है, बैंक ऑफ इंडिया को, कब के लिए, अल्प अवधि के लिए।
तो इस पे क्या करेगा, बैंक ऑफ इंडिया से ब्याज लेगा, उसे क्या बोलते हैं, रेपो दर। ठीक है, तो मात्रात्मक में पहला था मेरा बैंक दर क्या होता है और रेपो दर क्या होता है, इसे समझे। अब तीसरा है रिवर्स रेपो दर, ठीक है, या रिवर्स रेपो रेट जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे उल्टा चलेगा, क्या होगा कि व्यापारिक बैंक आरबीआई को, केंद्रीय बैंक को लोन देता है। कब, किसके लिए, ये अल्पावधि या दीर्घ अवधि दोनों के लिए हो सकता है। तो जो भी अवधि के लिए लोन दे रहा है, तो उस पर अब क्या होगा कि व्यापारिक बैंक आरबीआई को लोन दिया है, तो अब क्या होगा, आरबीआई से ब्याज लेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर। और चौथा हम लोग पढ़े थे खुले बाजार की क्रियाएं, मात्रात्मक का ये उपाय। तो खुले बाजार की क्रियाएं में क्या होता है कि सरकार अपने पास सरकारी प्रतिभूतियां रखता है, जिसे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं। यह बॉन्ड के रूप में हो सकता है, एनएससी के रूप में हो सकता है, ट्रेजरी बिल के रूप में हो सकता है। ये क्या करता है, ये वाणिज्य बैंक को बेचता है। तो ये क्या करेगा, वाणिज्य बैंक को सरकारी प्रतिभूतियां देगा और बदले में उनसे पैसा लेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पैसा कम या बेसी करने का उपाय है। अब जैसे क्या करना है कि बाजार में ज़्यादा पैसा है, तो ज़्यादा पैसा होगा तो बैंक क्या करेगा, ज़्यादा लोन बांटेगा लोगों को। तो उसको कम करने के लिए क्या करेगा आरबीआई, की सरकारी प्रतिभूति को बेचेगा, जिससे क्या होगा कि बैंक के पास जो पैसा है वो क्या करेगा, आरबीआई के पास जमा हो जाएगा। तो बाजार में पैसा का कमी हो जाएगा, तो लोन भी लोगों के हाथों में कम जाएगा। उसी प्रकार जब पैसा कम होता है तो वो क्या करता है, बैंकों से वापस वही सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय कर लेता है, खरीद लेता है, जिससे क्या होगा कि अब पैसा आरबीआई के पास से बैंक के पास में चला जाएगा। उससे ये लोग ज़्यादा क्या कर पाएंगे, पैसे को बांट पाएंगे, है ना। तो यही तो मात्रात्मक में हम लोग पढ़े थे, बैंक दर रीति, खुले बाजार की क्रियाएं समझ गए क्या होता है। अब आते हैं नगद कोष अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात, जिसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। तो जो भी वाणिज्य बैंक के पास पैसा जमा होता है, उसका कुछ भाग उसे क्या होता है कि आरबीआई के पास जमा कराना होता है और कुछ अपने पास रखना पड़ता है। इसे ऐसे समझते हैं कि आरबीआई के पास 100 रुपया, सॉरी वाणिज्य बैंक के पास 100 रुपया जमा हुआ, एसबीआई के पास 100 रुपया जमा हुआ। तो 100 रुपये का क्या होगा कि मान लीजिए कि कैश रिजर्व रेशियो भी 10% है और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी 10% है, तो टोटल 20% हो गया। तो 100 का 20% हुआ 20 रुपये। तो 20 रुपये में से 10 रुपये उसे क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा और 10 रुपये अपने पास रखना पड़ेगा। तो 100 में से 20 चला गया तो कितना बचा, 80 रुपया। अब वो क्या करेगा, 80 रुपया ही लोन बांट पाएगा, उससे ज़्यादा लोन नहीं बांट पाएगा। तो जैसे ही अगर सरकार को पैसा बढ़ाना या घटाना होगा, वो इस रेशियो को ऊपर नीचे करके इसको भी कंट्रोल करता है। तो ये जो हम लोग रीति पढ़े मात्रात्मक में कि बैंक दर रीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सबसे ये क्या करता है कि मुद्रा की मात्रा को बाजार में कंट्रोल करता है। यहाँ बैंक दर के बारे में लिखा हुआ है, बैंक दर वह दर है जिसे केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों को प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों पर पूर्ण कटौती पर उन्हें ऋण देता है। इसे सिंपल समझ लेते हैं, जो दीर्घ अवधि के लिए देता है। नगद कोष अनुपात क्या है, प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमा राशि की एक निश्चित प्रतिशत कानूनी रूप से केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा करना पड़ता है, जिसे हम नगद कोष अनुपात करते हैं। वही 100 रुपये में से 10 रुपये का करना पड़ेगा केंद्रीय बैंक के पास नगद के रूप में करना पड़ेगा। सांविधिक तरल अनुपात, जिसे हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, इसे क्या होता है कि जो अब 20 रुपया था तो 10 रुपया तो सीआरआर के रूप में केंद्रीय बैंक के जमा किया, 10 रुपया अपने पास रखना होगा, उसे हम लोग सांविधिक तरलता अनुपात बोलते हैं। तो जो नगद कोष अनुपात जो आरबीआई पास जमा करना है वो नगद के रूप में ही होगा, लेकिन जो सांविधिक तरलता अनुपात है ये उसको नगद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियां, ये तीनों में से किसी भी रूप में रख सकते हैं। उसके बाद आते हैं रेपो दर। रेपो दर वह दर है जिसे केंद्रीय बैंक अपने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, जिस दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है, जिसे हम पिक्चर के द्वारा भी समझ चुके हैं। रिवर्स रेपो दर क्या बोलते हैं, जब वाणिज्य बैंक
केंद्रीय बैंक के पास पैसा जमा करते हैं तो उस पर जो उसको ब्याज मिलेगा उसे हम लोग रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये सारे दर को ऊपर नीचे करके केंद्रीय बैंक पैसा को कंट्रोल करता है। जब भी बाजार में पैसा की आवश्यकता होगी तो आरबीआई क्या करेगा, सारे दर को कम कर देगा। तो जैसे दर कम होगा तो वाणिज्य बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो उसे आसानी से बाजार में बांट सकता है, या जब कम करना होगा तो ये दर को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि उनके पास पैसा कम बचेगा तो वो कम आगे लोन बांटेंगे। तो मात्रात्मक रीतियाँ को हम लोग समझ लिए। अब आते हैं गुणात्मक रीतियाँ। गुणात्मक में क्या होता है कि उसके रुख को मोड़ देते हैं, जो लोन देने का दर है। तो जिस क्षेत्र में वो प्राथमिकता चाहेगा केंद्रीय बैंक, उस क्षेत्र में ही उन्हें देना चाहेगा। जैसे साख का राशनिंग ऑफ क्रेडिट जिसे बोलते हैं। इसमें क्या करता है कि आप भी जानते होंगे कि जो लोन है अलग अलग तरह होता है। पर्सनल लोन अलग होता है, कार लोन अलग होता है, होम लोन अलग होता है। तो वो क्या, कृषि लोन, एग्रीकल्चर लोन अलग कैटेगरी होता है। तो इन सब कैटेगरी का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग है। तो जिस क्षेत्र में आरबीआई चाहेगा कि उस क्षेत्र में ज़्यादा पैसा देना है तो उस क्षेत्र का ब्याज दर को कम कर देगा। तो उस क्षेत्र के वाले लोग क्या करेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि ब्याज दर कम है, सस्ता लोन मिल रहा है। तो इस तरह कैपिटल राशनिंग करता है। सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसमें केंद्रीय बैंक क्या करती है कि आप भी देखते होंगे कि जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो उसके बदले हमें क्या करना पड़ता है, कुछ सामान वहाँ पे गिरवी रखना पड़ता है। और जो गिरवी रखना पड़ता है वो आप जितना लोन लेंगे उससे अधिक मात्रा में रखना पड़ता है। फर्ज कीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो आप जो उस पास सामान गिरवी रख लेंगे या ज़मीन गिरवी रखें, कुछ एफडी गिरवी रखें, तो उसे 1.5 लाख रुपये बैंक आपसे गिरवी के रूप में या सिक्योरिटी मांगेगा। तो 50,000 रुपये क्या हो गया, मार्जिन हो गया। तो आरबीआई इसको क्या करेगा, जिस क्षेत्र में उसे बढ़ावा देना होगा उस क्षेत्र में ये मार्जिन का रिक्वायरमेंट को कम कर देगा। या बोलेगा कि अगर आप कृषि क्षेत्र के लिए लोन ले रहे हैं तो आप 1 लाख रुपया लोन ले रहे हैं तो 1 ही लाख रुपए का सिक्योरिटी की। या कभी कभी सरकार ऐसा करती है कि बोलती है कि अब हम गारंटर सरकार ही बन जा रहा है कि अब आप उसको लोन दीजिए, वो नहीं चुकाएगा तो कौन चुकाएगा, सरकार ही चुकाएगा। तो इस तरह करके वो सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन करके जो बैंक दूसरे क्षेत्र में लोन देना चाहता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में ज़्यादा ब्याज है बैंक चाहता है कि उसी क्षेत्र में हम ज़्यादा लोन बांटें। तो ऐसे क्या होगा कि जो कम क्षेत्र है जिस पे सरकार का ध्यान है कि इस क्षेत्र में पिछड़ापन है, इसे आगे बढ़ाना है, तो उस क्षेत्र में लोन कम जा रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए क्या किया सरकार, उस क्षेत्र का इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया या मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया, जिससे उस क्षेत्र में लोन जाएगा। और उसके बाद क्या करता है, नैतिक दबाव डालता है, डायरेक्ट एक्शन लेता है। इसमें क्या होता है कि वो फोर्स करता है बैंक को कि आपको इसी क्षेत्र में इतना पैसा लोन देना ही देना है। अगर आप 100 रुपये लोन बांट रहे हैं तो उसका बटा होता है कि आप 100 रुपये लोन बांटें तो कौन किस क्षेत्र में कितना लोन देना। तो उसी प्रकार क्या करेगा, जिस क्षेत्र को उसको बढ़ावा देना है उस क्षेत्र का परसेंटेज को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार सरकार क्या करती है कि लोन का गुणात्मक रीति के अंतर्गत ऋण का जो मात्रा है उसको जिस क्षेत्र में सरकार को बढ़ावा देना चाहती है उस क्षेत्र में बढ़ा देती है। तो आज हमने केंद्रीय बैंक के कार्य पर विस्तार से चर्चा किया। आज के वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे। आशा है कि आप मेरे इस प्रयास से लाभान्वित होंगे और इस पाठ की अगली चर्चा जिसे में हम वाणिज्य बैंक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे वो अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।